नमस्कार, मैं हूं किरण यादव और आज की इस वीडियो में बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। 23 जुलाई यानी कि आज देश का बजट पेश किया जाएगा। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनी सरकार के बजट से लोगों को इस बार खासी उम्मीदें हैं। देश की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का ये लगातार 7वां बजट पेश करेंगी। लेकिन उसमें एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष हुई आमदनी और खर्चे की जानकारी साझा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश करने से पहले सोमवार यानी कि 22 जुलाई को मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने बजट सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे पर बात की। उन्होंने कहा कि ये बजट अगले 5 साल की दिशा तय करेगा और साल 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगा। मोदी ने जून में सरकार बनने के बाद लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष के हंगामे की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि संसद दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को चुना, पहले सत्र में उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ है। मानसून सत्र शुरू हो चुका है और लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मामले को लेकर अपनी बात रखी, तो इस दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। तो नीट मामले को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी लेकिन अपनी कमियां नहीं गिनवाई। हमारा एग्जाम सिस्टम बकवास है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। विपक्ष के नेता का ये कहना है कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, जो बेहद निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया था और इसके खिलाफ एक निजी एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, ये चिंताजनक है। नीट मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल होनी चाहिए। 2 सही ऑप्शन देने से 44 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले हैं और 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है। इस पर आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर 2 जवाबों वाले सवाल की जांच के लिए एक 3 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी बनाए। एक्सपर्ट टीम उनमें से एक सही ऑप्शन चुनकर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को अपनी राय भेजे। नीट गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सुनवाई खत्म हुई और ये चौथी सुनवाई थी। अगली सुनवाई आज यानी कि मंगलवार को होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में चल रही तनातनी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की तमाम गतिविधियों में शामिल होने पर जो प्रतिबंध था वो हटा दिया है। पूर्व की केंद्र सरकारों की तरफ से 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया गया है, जिनमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ साथ आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर नीतीश सरकार को केंद्र से करारा झटका लगा है। केंद्र ने साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्र की तरफ से 22 जुलाई को संसद में जवाब दिया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि विशेष राज्य का दर्जे के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की तरफ से कुछ जरूरी पैमाने तैयार किए गए हैं।
और इस तरह से पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। बिहार की मांग के बाद केंद्र की यूपीए सरकार ने 2012 में इसके अध्ययन के लिए मंत्रियों के ग्रुप का भी गठन किया था। पुणे में बीजेपी के एक दिवसीय अधिवेशन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर भड़ास निकाली। लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के झूठे प्रचार को वजह बताया और यहां तक कि कह दिया है अमित शाह ने कि शरद पवार को भ्रष्टाचार का बड़ा सरगना करार दिया है और उन पर भ्रष्टाचार की संस्थाएं खड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख कहा है। उन्होंने कहा कि उद्धव 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन के लिए क्षमादान मांगने वालों संग बैठे हैं। वो कसाब को बिरयानी खिलाने वालों के साथ और पीएफआई के सपोर्टर की गोदी में बैठे हैं। उद्धव को शर्म आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी के धोंदा में सोमवार यानी कि 22 जनवरी को सुबह आतंकवादियों ने एक शौर्य चक्र विजेता के घर पर हमला किया है। घटना सुबह 3:10 पर हुई और हमले की खबर लगते ही 63 RR आर्मी कैंप से आई टुकड़ी ने जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी की पहचान हालांकि अभी नहीं हो पाई है। शौर्य चक्र विजेता की पहचान परशोत्तम कुमार के रूप में हुई है। उन्हें पिछले महीने 2 आतंकियों को मारने के बाद ये सम्मान मिला था। परशोत्तम कुमार विलेज डिफेंस गार्ड भी है। आतंकी हमले में एक जवान और परशोत्तम कुमार के चाचा घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। जमानत अर्जी मंजूर करने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली या लखनऊ में रहने का निर्देश दिया है और साथ ही कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने और समय सीमा तय करने के लिए कहा है। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में कृषि कानून का विरोध किसान संगठन पर कर रहे थे, तभी हिंसा भड़क उठी और 4 लोगों की जान चली गई। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी गाड़ी से किसानों को रौंद दिया था, जिसके बाद उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के विकलांगता कोटे के दुरुपयोग के आरोपों पर केंद्र की कमेटी जांच कर रही है और इसी बीच तेलंगाना आईएएस स्मिता सभरवाल ने सिविल सेवाओं में विकलांगता कोटे की जरूरत पर सवाल उठाए हैं। स्मिता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आईएएस और आईपीएस समेत अन्य सिविल सेवकों को जमीन पर उतरकर काम करने की आवश्यकता होती है। उनका शेड्यूल लंबा होता है और थका देने वाला होता है। ऐसे में जरूरी है कि एक अधिकारी शारीरिक रूप से फिट हो। उन्होंने कहा कि वो दिव्यांग लोगों का पूरा सम्मान करती है, लेकिन क्या कोई एयरलाइन दिव्यांग पायलट को काम पर रखती है? क्या कोई व्यक्ति सर्जरी करवाने के लिए दिव्यांग सर्जन पर भरोसा करेगा? ये एक प्रीमियर सर्विस है, इसमें स्पेशल कोटा देने की कोई जरूरत नहीं है। हरियाणा का नूह पिछले साल हुई हिंसा के बाद सोमवार को एक बार फिर से पांडवकालीन शिव मंदिरों में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच ब्रजमंडल यात्रा वहां पर निकाली गई। ये यात्रा नल्हड़ेश्वर मंदिर में जल अभिषेक के बाद शुरू हुई। हिंसा की आशंका को लेकर प्रशासन ने सोमवार शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद किया। नूह में 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। अरावली की पहाड़ियों की ड्रोन के जरिए निगरानी की गई। यात्रा को दोनों तरफ से पुलिस ने सिक्योरिटी कवर दिया। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में सोमवार यानी कि 22 जुलाई को भारी बारिश हुई। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में रविवार को 4 से 9 इंच तक रिकॉर्ड बारिश हुई। इससे नदियां उफान पर है। कई शहरों में सड़कों, घरों में पानी भर गया है। हिल स्टेशन पचमढ़ी और धूपगढ़ में लैंडस्लाइड हुए हैं। इसके अलावा गुजरात में 26 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कई जिलों में हाई अलर्ट है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमें और नागपुर में 1 टीम को तैनात किया गया है। श्रीलंका के दौरे पर जाने से पहले टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कल यानी कि सोमवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अगरकर ने कहा कि सूर्य कुमार यादव को इसलिए कप्तान बनाया गया क्योंकि वो योग्य उम्मीदवारों में से एक है। वो बेस्ट T20 बल्लेबाजों में से एक है। आप ऐसा कप्तान चाहते हैं जो सभी मैच खेले। हार्दिक पांड्या की फिटनेस उनके लिए एक चुनौती रही है। उन्होंने आगे कहा कि हार्दिक काफी अहम खिलाड़ी है, लेकिन उनकी फिटनेस चिंता का विषय है।
चयनकर्ताओं और कोच के लिए उन्हें हर मैच खिलाना मुश्किल हो जाता है। हम ऐसा कप्तान चाहते थे जो सभी मैच खेलने के लिए उपलब्ध हो। सूर्यम में सफल होने के लिए सभी आवश्यक गुण हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उन्हें आतंकवादी की तरह पिंजरे में कैद किया गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इमरान ने शनिवार को बताया कि वो 7/8 फीट की जेल में रह रहे हैं और उनकी लंबाई 6 फीट 2 इंच है। इस वजह से उन्हें हिलने डुलने में भी मुश्किलें हो रही है। इमरान ने कहा कि मैं हमेशा एजेंसियों की निगरानी में रहता हूँ। मेरी 24 घंटे निगरानी की जाती है, यहाँ तक कि मुझे किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता है। इमरान को करीब 1 साल से जेल में बंद किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मुताबिक इमरान रावलपिंडी की अदियाला जेल में शाही सुविधा का आनंद ले रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।